Hello students, myself Rakesh Misra. This is important video for class 9th students. In this video, I will talk about the revision of cytology. As you all know, our overall syllabus, that is from cytology, histology, that is study of tissue, health and diseases as well as natural resources over. I think there is no more topic still left that I have not covered. So every topic, every concept and every part of our cytology, histology, health and diseases and natural resources over. If you have any doubt or problems, then make list of that doubts or problems. I will discuss with you in the live classes. This is important revisional video of the cell, the fundamental unit of life chapter, and in this video I will cover the important MCQs, the multiple choice question, as well as the important exercise that from the side book as well as the NCERT exemplar. So without delay timing, let back over the MCQs in order to solve them with the full explanation. Now the question is begin. Here the first question is, as you can see over the screen, the question is the cell will swell up if, कह रहा है कि सेल जो है फूल जाता है कब. ऑप्शन ए, the concentration of water molecules in the cell is higher than the concentration of water molecules in the surrounding. क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जो है वो जो है सेल में ज़्यादा हो जाता है और उसके कंपेयर में जो सराउंडिंग है उसमें कम हो जाता है. ठीक है. सेकेंड, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल. कह रहा है कि जब सराउंडिंग में सेल ज़्यादा हो जाता है और सेल में कम हो जाता है, यानी सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं. थर्ड ऑप्शन क्या पूछा, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज द सेम एज द सेल एंड इन द सराउंडिंग मीडियम. कह रहा है कि दोनों में सेम हो जाए, बाहर जो है वाटर का कंसंट्रेशन और अंदर वाटर का कंसंट्रेशन दोनों में सेम हो जाए. और थर्ड क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डज नॉट मैटर. कह रहा है कि सेल के स्वेलिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कोई मतलब नहीं रखता. तो ये तो ऑप्शन गलत है. ठीक है. यहाँ पे सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है. द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. देखो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको ताकि चीज़ें एकदम टू द पॉइंट्स क्लियर हो जाए. सेल के अंदर जब वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वाटर का कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगा और सेल के बाहर जब वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है, जब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो सेल वाटर को डिफ्यूज आउट करना शुरू कर देगा. ठीक है, डिफ्यूज आउट शुरू कर देगा. तो यहाँ पे सेल जो है क्या हो जाएगा, सेल में एक प्रोसेस हो जाएगा जिसको बोलते हैं टर्जिडिटी. इसके बाद अगर वाटर का कंसंट्रेशन बाहर हो जाए तो वाटर लगेगा मूव करने सेल के अंदर और सेल में स्वेलिंग शुरू हो जाएगा. यानी कि हम ऑप्शन जो है बी पे आ गए हैं. ठीक है. वाटर अगर इक्वल सेल के बाहर और अंदर दोनों इक्वल हो जाए तो एक टर्म आता है फ्लैसिडिटी. यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्लैसिडिटी, डबल सी होगा, FLACCIDITY, फ्लैसिडिटी. जब वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए अंदर बाहर तो उसको बोलते हैं फ्लैसिडिटी. आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क्स एज अ डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. पूछ रहा है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में डिफरेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को सही बोल रहा है. द प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल विच एनिमल सेल्स डू नॉट. तो पहला ऑप्शन सही है. सेकेंड ऑप्शन क्या है, द प्लांट सेल्स डू नॉट हैव वैक्यूल्स. देखो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में वैक्यूल होता है, तो स्टेटमेंट गलत है सेकेंड वाला. थर्ड स्टेटमेंट, प्लांट सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन्स व्हाइल एनिमल सेल्स बोथ हैव सेल वॉल. ये भी स्टेटमेंट गलत है, एनिमल सेल में कहाँ सेल वॉल होता है. डी, प्लांट सेल्स हैव बोथ प्लास्टिड्स एंड एनिमल सेल्स हैव फ्यू प्लास्टिड्स. एनिमल सेल में प्लास्टिड वास्टिड नहीं होता है, यानी इसके लिए ऑप्शन सिर्फ ए सही है, यानी प्लांट सेल्स हैव द सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स एग्जिस्ट एज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क दैट एक्सटेंड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन देम. कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्शन बनाता है. ठीक है. अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कह रहा है इसमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेशन नहीं रखता है. तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सेल्स में दो तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड और
एंडो मेम्ब्रेन, एक एंडो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड होंगे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड होंगे। और एक जो होते हैं कोर साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल, जैसे माइटोकांड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब कोर साइटोप्लाज्मिक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन जो है नॉट रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेशन नहीं रखता है। तो ऑप्शन ए जो है क्या दिया है, इट बिहेव्स एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल, ये ट्रांसपोर्ट चैनल का भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। अब पूछ रहा है इसमें से जो गलत है वो छांटने के लिए। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। वो चीज़ों को एक पार्ट से, जो इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन बनाता है, और वो फिर जो है इसका ट्रांसपोर्ट, इस प्रोटीन बने हुए प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम होता है, इस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है। तो अभी पहला ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए इसमें नॉट वाले में पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए तो सही है, क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। बी पे आते हैं, इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन, भाई ये भी सही है। इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, देखो एनर्जी जनरेशन का साइट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इट कैन बी साइट ऑफ सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज, भाई बायोकेमिकल एक्टिविटीज प्रोटीन सिंथेसिस तो ही रहा है, यानी कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि यही ए टू छोड़ करके बाकी सब काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है, उसमें एनर्जी जनरेट नहीं होती है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, लिसन, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज very long question actually. Question number 4 is, osmosis is a process by which molecules of solvent tend to pass through a semi permeable membrane from a less concentrated solution to a more concentrated solution. Can you pick out the option among the following which does not belong to this process? It means the overall concept is related to the osmosis. As you all know, what is osmosis? The movements of water from its higher water concentration to the lower water concentration. For example, suppose that there are the two medium A and medium B. Then in the medium A, suppose that water is in higher concentration. Suppose that the water concentration is plus, means higher concentration, and here the water is minus, it means the water is in the low concentration. Then the water start moving from its higher concentration to lower concentration, but the condition is necessary that there should be the semi permeable membrane. यहाँ पे एक semi permeable membrane नहीं है, तो वाटर अगर ऑटोमेटिक किसी हायर लेवल से, हायर कंसनट्रेशन मीडियम से लोअर कंसनट्रेशन में जा रहा है, तो इसको सिंपली बोलते हैं डिफ्यूज़न। इसको सिंपली क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न, ठीक है। बट अगर बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जा रहा है, तो ये वाटर का मूवमेंट जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में यही डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी सिस्टम में, सपोज दैट ये कोई सिस्टम है, यहाँ पे अगर वाटर का कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, प्लस में लगा दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होगा, माइनस होगा। और दूसरे सिस्टम में अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो सीधी सी बात है सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होगा, ठीक है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इधर प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वाटर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे वाटर हमेशा लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि वाटर का मूवमेंट्स इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है। अगर इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर यहाँ से मूव नहीं करेगा। आप जानते हैं कि एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन देयर इज ए नीड ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे आप शरबत बना रहे हैं तो चीनी क्या है, सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर कम है तो सीधी सी बात है कि पानी यानी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो मूवमेंट्स जो किधर होगा, हमेशा जिस साइड में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है, जिस साइड में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होता है
और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। फिर से एक बार सिस्टम बना दे रहे हैं, जैसे मान लो कि ये सॉल्यूशन 1 है, ठीक है, सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2 है और मूवमेंट्स इधर से इधर हो रहा था। दो कंडीशन है, इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, और इधर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी सॉल्यूट का भी रोल प्ले होता है ऑस्मोसिस में, ठीक है। चलो आते हैं अब, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैन यू पिक आउट द ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग विच डज नॉट बिलोंग टू दिस प्रोसेस। कह रहा है कि इसमें से आप पिक करिए कि कौन ऑस्मोसिस से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या पूछ रहा है, द मूवमेंट्स ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट। कह रहा है कि मूवमेंट्स ऑफ वाटर जो है वो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस से अफेक्ट होता है। ये पूछ रहा है कि सही है कि गलत है। तो डिजॉल्व सब्सटेंसेस तो मतलब होता ही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा सही है। अब पूछ रहा है जो इसमें से ऑप्शन बिलोंग नहीं करता ऑस्मोसिस से, तो ये तो ऑस्मोसिस से बिलोंग करता ही है। नेक्स्ट है, मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मेम्ब्रेन तो प्रोटीन और लिपिड से मिले ही होंगे, आप सेल में पढ़े हैं साइटोलॉजी में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक वेल पॉपुलर मॉडल है सेंगर एंड निकोलसन मॉडल, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, इसको आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें लिपिड और प्रोटीन अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी दोनों सही है। सी क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल होते हैं वो आसानी से मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, तो ये 100% सही है, ठीक है। अब आगे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर इन प्लांट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑस्मोसिस से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। काइटिन तो इसमें होता है, ये काइटिन शुगर ये अलग अलग चीज़ें हैं। प्लांट्स में काइटिन शुगर नहीं होता है, प्लांट्स में जो है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है, काइटिन फंगस वगैरह में। तो ये ऑप्शन डी इसका अनमैच है, जो ऑस्मोसिस से बिलोंग नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑप्शन डी आपका सही होगा, बाकी सब ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलो आते हैं ऑस्मोसिस के केस में, बाकी सारे ऑप्शन ए बी सी सही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा है जो ऑड वन है, यानी कि जो ऑस्मोसिस से बिलोंग नहीं करता, तो यही ऑस्मोसिस से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ये तो सही बात है, एंड एक्ट एज द साइट ऑफ डीएनए मटेरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी बहुत बढ़िया है। इट composed of some components which all together gives a nucleus its functionally, ठीक है। Here it show the figure of nucleus with some of its components labeled A B C D। Can you name these components correctly। पूछ रहा है कि इसमें से A B C D में से आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो उसकी लेबलिंग कर दिया है आपको, उसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन इसमें से एग्जैक्ट लेबल है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है और उसमें से एग्जैक्ट जो है फाइंड आउट करना। तो मैं इसको लेबलिंग को मैं बता दूं यहाँ से, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे जो पार्ट दिया हुआ है, देखो जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियॉन, ठीक। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्रोमैटिन। सी में क्या दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और डी में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अभी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया है, न्यूक्लियॉन्स। एक्चुअल में न्यूक्लियॉन्स जो है वो न्यूक्लियस का एक रेमनेंट पार्ट होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, ठीक है। रेमनेंट्स पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, तो न्यूक्लियोलस भी बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअल में थोड़ा सा सेंटेंस गलत दिया है, न्यूक्लियोलस होना चाहिए। बी क्रोमैटिन थ्रेड्स, तो बी तो सही लग रहा है। सी क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी सही दिया हुआ है। और डी क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियॉन वर्ड अगर नहीं रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ये न्यूक्लियॉन्स की वजह से ही ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ठीक है। अभी ऑप्शन बी में जाते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में ए न्यूक्लियस, तो ए तो न्यूक्लियस नहीं, ये पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए सी में जाते हैं। ए क्या है, न्यूक्लियोलस। तो मैंने बताया था कि सी जो है, ये जो ए वाला पार्ट दिख रहा है यही जो है न्यूक्लियोलस है, ठीक है।
और बाकी सारे ऑप्शन चेक करते हैं। बी क्या क्रोमेटिन थ्रेड्स दिया हुआ है, सी क्या न्यूक्लियर मूवमेंट, डी क्या न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये ऑप्शन सही है। और ए में यहाँ पे न्यूक्लियस, बी में क्रोमेटिन, सी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डी में न्यूक्लियर वॉल। एक्चुअली न्यूक्लियर वॉल जैसी कोई बात होती नहीं है, ठीक है। और डी में वैसे भी ये न्यूक्लियर वॉल को नहीं असाइन कर रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म को असाइन कर रहा है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। ये पार्ट जो है न्यूक्लियॉन्स अगर नहीं दिया रहता तो ये पार्ट बिल्कुल सही रहता है, ये पूरा ऑप्शन ही सही रहता है, लेकिन न्यूक्लियॉन्स दे करके ये गलत कर दिया, यानी ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू मोस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द फ्रूट व्हेन अनराइप इज ग्रीन बट बिकम ब्यूटीफुल कलर्ड व्हेन राइप। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कलर चेंज। कह रहा है कि आप जो देखे होंगे फ्रूट जो है कच्चा रहता है तो ग्रीन रहता है, पक जाने पे वो कलरफुल हो जाता है, ऐसा क्या है। क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोसोम एंड क्रोमोप्लास्ट चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट। देखो जो प्लास्टिड्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट बनाता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल और ल्यूकोप्लास्ट ये फूड स्टोर का काम करता है, ये कलर वगैरह नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट पकने के बाद ग्रीन से ये कलरफुल हो जाता है, यानी कि रेड, येलो, ये सब ऑरेंज ऐसे हो जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट ही ग्रीन से येलो, ग्रीन से रेड, ग्रीन से ऑरेंज ऐसा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, यही ऑप्शन सही है। बाकी सब आप चेक कर सकते हैं। इसमें दिया क्रोमोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोसोम्स, ये तो दूसरा चीज है, ये तो न्यूक्लियस का मटेरियल है। क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोसोम ये भी गड़बड़ है, क्रोमोप्लास्ट ये उल्टा दे दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है 6 का। जितने लोगों का ऑप्शन प्रिडिक्ट था वो सब सही कर ले। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे दिया है आपका रीजनिंग टाइप का, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे ऑप्शन में आते हैं। राहुल्स मदर वॉज गोइंग टू मेक अ पिकल, राहुल की मम्मी क्या बनाने जा रही है भाई, अचार बनाने जा रही है, ठीक है। फॉर दिस शी कट्स अ वेजिटेबल इनटू स्मॉल पीसेस एंड पुट्स देम इनटू इन द सन फॉर फ्यू आवर्स। उसके लिए वो क्या कर दी कि छोटे छोटे वेजिटेबल्स को क्या कर दिए हैं, स्मॉल पीस में काट के उसको कुछ समय के लिए धूप में रख दिए। अब राहुल वॉज ऑब्जर्विंग all her activities very curiously and asked his mother if why she had put the salted vegetables into sun among the, कह रहा है कि पूछ रहा है कि आप जो साल्ट मिला करके इसको क्यों सन में रख दिया। तो अब उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हाट माइट बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है, कौन उसमें से सही है और कौन अकॉर्डिंग टू ये जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन ये सही है, ठीक है। ऑप्शन पूछ रहा है, सो दैट पिकल में गेट एक्स्ट्रा फ्लेवर, भाई धूप में रखने से एक्स्ट्रा फ्लेवर थोड़ा ना आता है। बी पे आते हैं, सो दैट कट वेजिटेबल में ऑब्जॉर्व विटामिन डी, विटामिन डी तुम्हारे बॉडी में सिंथेसाइज होगा कि काटे हुए वेजिटेबल में। सो दैट वेजिटेबल में लॉस द ऑल वाटर बाय डिफ्यूजन एंड इवेपोरेट एंड बिकम ड्राई। नेक्स्ट क्या है, सो दैट साल्ट में गेट इवेंटली एंड प्रॉपरली एब्जॉर्ब बाय वेजिटेबल। देखो ऑप्शन जो है सी सही है, ठीक है। उसमें से वाटर लॉस हो जाएगा तो वो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा, और जब ड्राई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें बाकी ऑयल वगैरह डालने के बाद बाकी चीज़ें मसाले वगैरह स्पाइस वगैरह उसमें एब्जॉर्ब कराए जा सकते हैं। वाटर रहेगा तो सड़ने लगेगा बाद में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो आते हैं 7। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, इससे पहले ऊपर में बताया था कि वो श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ऊपर बताया था कि जब आप किसी ग्रेप्स को हाइपरटोनिक सोल्यूशन, देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है इसको बता दे रहे हैं। हाइपरटोनिक जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सीधे सीधे जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है। तो हाइपोटोनिक मीन्स क्या होता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है माइनस में, ठीक है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना रहे हैं, यानी कि कोई गाढ़ा साल्ट का सोल्यूशन बना करके उसमें ग्रेप्स डाल दे, धीरे धीरे ग्रेप्स क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। ये फिनोमिनन क्या कहलाता है, ये फिनोमिनन कहलाता है प्लाज्मोलिसिस। तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर ये किशमिश को आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये
किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो और सॉल्वेंट का ज़्यादा हो तो किसमें फूलने लगता है, उस फिनोमिनन को कहते हैं टर्जिडिटी। टर्जिडिटी, ठीक है। तो यह प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 8 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन आल सेल्स, दे ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द सेल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी। द एनर्जी सो रिलीज टू स्टोर in form of ATP molecules. Since mitochondria in the cells are used to synthesize energy, so they are called energy currency of cell, energy generator of cell, kitchen of cells, पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो एनर्जी करेंसी एटीपी को बोलते हैं, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। किचन किसको बोलते हैं, प्लास्टिड्स को, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन। और पावर हाउस ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। आपके पास दिमाग होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 10, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इसमें डाउट नहीं है किसी को, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सेल थियरी। द वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला, कीप इन माइंड, लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स अ लिटिल रूम। कैन यू नेम द साइंटिस्ट हु क्वाइंड द टर्म सेलुला। ऑप्शन ए क्या है, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी क्या है, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। ऑप्शन सी क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। और डी क्या, अर्नस्ट हैकेल। देखो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताया था सेलुला वर्ड, रॉबर्ट हुक, ठीक है। और वो एक हनी कॉम्ब शेप स्ट्रक्चर देखे थे, ऐसे हनी कॉम्ब शेप स्ट्रक्चर, और अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। और ये माइक्रोग्राफिया में बताया थे कि जो हनी कॉम्ब शेप स्ट्रक्चर डेड सेल कॉर्क में देखा था, तो उस कॉर्क में हनी कॉम्ब शेप स्ट्रक्चर को वो बाद में बोले कि ये तो रूम की तरह से दिख रहा है, ठीक है, यानी ये क्या है, सेलुला है। और बाद में इसी सेलुलर टर्म से क्या बना, सेल बना। और ये डिस्कवरी ऑफ सेल का क्रेडिट ले उड़े कौन, रॉबर्ट हुक। So Robert Hooke actually invent the word cellula for cell, later called as cell, and so that the discovery for cell is credited to the Robert Hooke. Robert Hooke called father of cytology. Now back to next question. Now the question number 11. क्वेश्चन थोड़ा सा देखो लंबा है इसलिए पढ़ने में टाइम लग रहा है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11. In a test, a teachers collect the answer written by 4 students as the definition of osmosis given below. Read carefully and select the correct answer. कह रहा है कि टीचर्स एक टेस्ट लिया और बोला कि आपको किस में लिखना है डिफिनीशन, ऑस्मोसिस पे, ठीक है। और ऑस्मोसिस का डिफिनीशन मैंने ऊपर बता दिया था, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन ए क्या हुआ है, movements of water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi permeable membrane। ऑप्शन तो ए ही सही लग रहा है, आप आगे देखते हैं। ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इस हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर कर दिया। सी क्या है, मूवमेंट्स ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थोड़ा ना, मूवमेंट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात नहीं किया, इस वजह से आंसर गलत है बी में। यहाँ पे परमिएबल मेम्ब्रेन कर दिया, इस वजह से गलत है। डी में चेक करते हैं मूवमेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मूवमेंट्स तो थोड़ा चेक किया था, सबसे पहले वाटर का सॉल्वेंट का मूवमेंट चेक किया था, नहीं वाटर का मूवमेंट चेक किया था। तो अभी देखो ऑप्शन कौन गलत है और क्यों गलत है, इस पर हमको फोकस करना है। बी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहीं नहीं दिया है। सी क्यों गलत है, सी इसलिए दिया क्योंकि परमिएबल मेम्ब्रेन दे दिया है। डी क्यों गलत है, डी दे दिया कि सॉल्यूट का मूवमेंट्स दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। डिफिनेशन आप लोग इसको रट लीजिएगा। 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट। कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गोल्गी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। सही है भाई, गोल्गी ऑपरेटस जो है ये छोटे छोटे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर छोड़ता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। बी क्या, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव डीएनए। सबके पास डीएनए होता है, ये सही है 100%।
माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में सर्कुलर डीएनए होता है, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसलिए ये अपना स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना लेते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, प्लास्टिड अपना खुद प्लास्टिड बनाता है। ये सब फोकस रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स एज दे ईट अप देयर ओन सेल। कह रहा है कि लाइसोसोम सुसाइडल बैग क्योंकि अपने ही सेल को खा जाता है, ये 100% सही है। साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड नोन एज द प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को थोड़ा प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट हमने छाट लिया। चलो 13 पे आते हैं। अंजलि वांटेड टू ईट राइस एंड किडनी बीन, किडनी नहीं खाना चाहती, किडनी बीन जिसको राजमा बोलते हैं। शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक द सेम इन नेक्स्ट डे, पूछ रहा कि नेक्स्ट डे राजमा चावल बनना चाहिए, ठीक है, जैसे तुम लोग बोलते हो। एट नाइट हर मदर टुक अ कप ऑफ किडनी बीन एंड पुट देम इन अ कंटेनर हैविंग सम वाटर एंड केप्ट इट कंटेनर कवर्ड ओवर नाइट। वो किडनी बीन को यानी कि राजमा को पानी में भिगो के रात भर के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट डे इट वॉज ऑब्जर्व दैट द किडनी बीन्स गॉट swollen एंड वेयर रेडी टू बी कुकड। बोल रही है कि अगले दिन क्या हुआ कि किडनी बीन जो है फूल के बड़ा बड़ा हो गया और वो क्या हो गया है कि वो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। व्हाट इज दिस फिनोमिनन ड्यू टू विच किडनी बीन्स गॉट swollen इज नोन एज। कह रहा है कि इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं। अभी ऑप्शन ढेर सारा है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑस्मोसिस। ऑप्शन बी क्या है, डिफ्यूजन। ऑप्शन थर्ड क्या है, एंडोस्मोसिस। और ऑप्शन फोर क्या है, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 भी सही है और थर्ड भी सही है, एंडोस्मोसिस भी सही है। डिफ्यूजन और एक्सोस्मोसिस नहीं होता है। जब पानी अंदर सेल में जाता है तो एंडोस्मोसिस, और सेल से जब बाहर पानी निकलता है तो एक्सोस्मोसिस। किडनी बीन इसलिए फूल गया क्योंकि पानी अंदर गया, तो ऑस्मोसिस का एक पार्ट है एंडोस्मोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ओनली थर्ड, ये गलत है। बोथ फर्स्ट एंड थर्ड यानी हमने पहले बताया था, यानी ऑप्शन बी सही है। आपको बाकी में टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द ऑस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या, 14 पे। A vacuole is space or cavity within the cytoplasm of a cell enclosed by the membrane of typically containing fluid. They are a kind of storage sac that are very large size of a plant cells as compared to that the animal cells. Which among the following is not function of vacuole? vacuole का भी थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दे। देखो vacuole को जनरली हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, ठीक है। जनरली हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। क्यों बोलते हैं, हम जो भी खाते पीते हैं वो सेल में जाता है और सेल में फूड वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर होके रहता है। तो वो प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे प्लांट सेल तो ये बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। रीजन क्या है कि प्लांट सेल ऑटोट्रॉपिक होता है, खुद अपना भोजन बनाता है, और एनिमल सेल जो है हेटरोट्रॉपिक होता है और दूसरे किसी सोर्स पे डिपेंड रहता है। इस वजह से एनिमल सेल में ये जो फूड वैक्यूल होता है छोटा छोटा, और प्लांट्स में क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये तो कुछ बातें हो गई फूड वैक्यूल के केस में। अब फूड वैक्यूल के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। कह रहा है कि इसमें से कौन फूड वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। तो आते हैं, ए क्या लिखा है, दे हेल्प टू स्टोर द टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल। कह रहा है कि इसमें से टॉक्सिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का जो बाई प्रोडक्ट है वो जो है स्टोर करके रखता है। तो प्लांट्स में भाई जो प्लांट्स बनाएगा, चाहे टॉक्सिक बनाए चाहे उसका न्यूट्रिएंट्स बनाए, एसेंशियल कंपोनेंट सबको स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फूड वैक्यूल के लिए सही है। नेक्स्ट पे आते हैं बी, दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स। ये भी सही है, प्लांट्स में टर्जिडिटी और रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल वॉल। ये भी सही है, सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे हेल्प द प्लांट्स इन इट्स ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। कह रहा है कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो गलत है। सेल डिवीजन उसमें होता है जिसमें डीएनए होता है और वैक्यूल में कोई डीएनए वीएनए नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है। किसके केयर में, ये वैक्यूल के रिस्पेक्ट में ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो आते हैं 14 के बाद, अब आते हैं 15 नंबर पे। 15 क्या बोल रहा है, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाई। कह रहा है कि लिपिड और प्रोटीन एसेंशियल है किसके लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए। और वो सेल मेम्ब्रेन के केस में वो बनता क्या है, मैन्युफैक्चर्ड बाई पूछ रहा है,
ऑप्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम्स। तो आप ऑप्शन जो है ए सही करिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैंने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। क्या है, कलरलेस प्लास्टिड्स आर नोन एज, मैंने क्या बताया था कि जो कलरफुल प्लास्टिड होता है उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ग्रीन को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो कलरलेस होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कोई प्लास्टिड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ बैक टू 17 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 17 नंबर पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक इन। कह रहा है कि अगर एनिमल सेल में न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस न रहे तो उसमें और क्या नहीं रहेगा, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो अगर न्यूक्लियस नहीं रहता है, ठीक, तो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम नहीं रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेगा। ठीक है, और राइबोसोम्स तो एसोसिएटेड रहता है, यानी ऑप्शन इसमें से सब सही है लगभग। लाइसोसोम को छोड़ दें तो सारा सही है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, तो न्यूक्लियस अगर नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी के साथ एसोसिएट रहता है, पता ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो नहीं होगा। तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पे आप जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आंसर की मैं बात करूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्रोमोसोम्स पे ही जाता है। ये मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, चलो आते हैं इसमें, आप सी और डी दोनों करिएगा, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो सी या डी में से कोई एक कर देंगे वो सही माना जाएगा। 18 द फिनोमिनन बाय विच प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल श्रिंक फ्रॉम द सेल वॉल इज। कह रहा है कि श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, डिफ्यूजन, ग्लाइकोलिसिस। ऊपर बताया था प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ये कई बार हो चुका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। और ऑप्शन क्या है, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन। एल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। इसमें से प्रोटोजोआ ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। ठीक है, बाकी एल्गी और फंगी में कुछ एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ फंगी यूनिसेलुलर होते हैं, बट बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंट क्या होता है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में सब होता है, ट्रू न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट का स्पेशल फीचर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द बैरियर बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड द आउटर एनवायरनमेंट इन एन एनिमल सेल। कह रहा है कि आउटर एनवायरनमेंट और एनिमल सेल के बीच में जो बैरियर है उसको क्या बोलते हैं, किसमें, एनिमल सेल में। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये एनिमल सेल में जो प्रोटोप्लाज्म और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो बैरियर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होता है। डायरेक्टली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फोकस करेंगे तो एनिमल सेल हो जाएगा, अगर सेल वॉल होगा तो ये प्लांट सेल हो जाएगा। ठीक है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल में होता है। ठीक है, तो ये एनिमल सेल के लिए क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर का एनवॉल्प है, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर वॉल है, और सेल वॉल तो एनिमल सेल में एब्सेंट ही होता है। 20 के बाद अब आते हैं नेक्स्ट 21। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये गलत है। रेस्पिरेशन ये भी गलत है। प्रोटीन सिंथेसिस ये सही है। फोटोसिंथेसिस के लिए चेक करते हैं प्लास्टिड्स होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो साइट है वो प्लास्टिड्स है। रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम है। ठीक है, चौथे ऑप्शन को हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, एफ जो ऑप्शन, ये तो गड़बड़ ही है। 22 पे आते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स। कह रहा है कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स जो है प्लांट्स में कौन सा है। ठीक, तो अभी चेक करते हैं ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में थोड़ा सा बड़ा होता है और एक साइड में शिफ्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे वीडियो लेक्चर में सिर्फ MCQs क्वेश्चन को ही कवर अप किया है। ठीक है, MCQs फ्रॉम साइटोलॉजी। It means I have completed the MCQs from cytology, MCQs from histology, MCQs from health and diseases, MCQs from natural resource. Every concept regarding MCQs is clear, and there are so many MCQs I have revised you. So
MCQs type question is over. From next video onward, I will discuss about the different kinds of 2 marks, 1 marks and 3 marks question regarding the histology, cytology, health and diseases, natural resource. Keep in mind, only biodiversity chapter is eliminated from our biology chapter, which is not in syllabus from session 2020-21. So there is no problem of worry. You should make your concept regarding MCQs type 1 marks, 2 marks. So from next video lecture, I will describe the 1 marks, 2 marks and the long answer type question related to cytology. Thank you.